हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से लाइफ में आए किसी भी चेंज को आप एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। चेंज से एक्सेप्टेंस जोन के बीच में क्या क्या आपको करना होता है, आपका सेल्फ मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए ताकि कोई भी चेंज जो शुरुआत में अनकंफर्टेबल होता है लेकिन जल्दी ही आप उस अनकंफर्ट जोन से अपने कंफर्टेबल जोन में शिफ्ट हो जाएं। अदरवाइज ये चेंज आपको एंजाइटी से लेकर डिप्रेशन, ओसीडी किसी चीज़ का भी शिकार बना सकता है। मैं आपको एक केस के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से ये लेडी, जैसे ही उनके हस्बैंड की जॉब चेंज हुई, एक नई सिटी में जाना पड़ा, तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन का और फिर उसके बाद वो ओसीडी का शिकार हो गई। बात बड़ी छोटी सी थी लेकिन परेशानियां बड़ी बड़ी आ गई। तो क्या करना होता है किसी चेंज को एक्सेप्ट करने के बीच में जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो ये वीडियो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, इसलिए आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेडिटेशन कर कर रिलैक्स रह सके। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है चेंज और वहाँ है एक्सेप्टेंस, और चेंज से लेकर एक्सेप्टेंस के बीच में है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। पहले मैं आपको उस केस का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। ये जो लेडी है, इनका हस्बैंड का जॉब का ट्रांसफ़र हो गया, तो बिल्कुल नई सिटी। ये पहले जिस सिटी में रहती थी वो सिटी काफ़ी अच्छी और लाइक फेमस सिटी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सेस में, रीच में, एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक पॉश एरिया में रहना। लेकिन ये जहाँ पर गई वो सिटी को अगर उनकी पहली वाली सिटी से कंपेयर किया जाए तो वो उसके मुकाबले में थोड़ा डर्टी थी। वहाँ पर गलियाँ छोटी छोटी थी, वहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ लोग रहते थे और कंपैरेटिवली उस पहले एरिया से ज़्यादा एक थोड़ा सा कम अच्छे एरिया में ये लोग रहते थे। तो ये चेंज जो था इनका वो अनकंफर्टेबल था इनके लिए, और उस अनकंफर्टेबल जोन में जब ये रही तो धीरे धीरे इनको इरिटेशन डेवलप हो गई, क्योंकि जहाँ पर ये पहले रहती थी बहुत सालों से, वहाँ पर इनको आराम से फ्रीली कहीं भी आना जाना में बड़ा कंफर्ट होता था सब कुछ, लेकिन वहाँ पर बहुत ही कुछ अलग था इनकी प्रीवियस सिटी से। अभी मैं उस सिटीज़ का नाम इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी इशू की वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन केस में भी हाइड कर चलना होता है। लेकिन आप समझिए कि एक सिटी पहले बहुत नीट एंड क्लीन और दूसरी सिटी कंपैरेटिवली काफ़ी गंदी, छोटी छोटी सड़कें और एक ट्रेडिशनल माहौल वाला वहाँ पर वो। वहाँ पर उनको ये सब चीज़ें अंदर से एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई, यहाँ पर सड़कों पे जाओ तो भी कूड़ा पड़ा रहता है, यहाँ पर लोग भी इस तरीके के हैं, और मतलब वो चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और बहुत ज़्यादा डेली जब भी इनको किसी भी वजह से अपने घर से बाहर जाना होता तो वहीं पर सड़कों को देखकर इनको एक वहाँ पर जो गंदगी पड़ी होती थी या लोगों को देखकर इनको वो एंजाइटी होनी शुरू हुई, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस इस तरीके का था कि यहाँ पर सब कुछ गंदा है, लोग भी गंदे हैं, लोग बिल्कुल बेकार हैं, किसी को देखकर कैसा पहनावा है इनका, वहाँ पर देखो कैसे लोग थे। तो वहाँ पर वो सारी सुख सुविधाएं नहीं थी जो इनकी पहली सिटी में थी, इतना इनके रीच में। तो वो धीरे धीरे इनका नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो गया और ये वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई, और बार बार अपने आप को नेगेटिव सजेशन देने की वजह से इनकी एक एंजाइटी ट्रिगर हो गई, वो इरिटेशन जुड़ गई उन सब चीज़ों से, और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना, रोना, मैं कहाँ आ गई, कहाँ फंस गई, और इस बात तक के लिए भी तैयार होना कि आप यहाँ पर रहो, मुझे वापस भेज दो। इस तरह से जब हस्बैंड इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए तो वहाँ पर इनको एक इतना मतलब डिप्रेशन की स्टेट एक ऐसी आ गई जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा रोती रहती थी, परेशान होती थी, कभी अपने घर वालों को फ़ोन लगाती थी, बार बार वही शिकायतें, कंप्लेन, रिपीटेशन मोड पे वही सब चलता था। ये सब कुछ चला, घर वालों ने समझाया, थोड़ा थोड़ा समझी तो उतना रोना कम हो गया, लेकिन हुआ क्या, यहाँ से इनको क्लीनिंग ओसीडी ट्रिगर हो गई। अब जब भी ये अपने घर से उतर कर नीचे कहीं मार्केट में कोई फ्रूट्स लेने जाती हैं या कहीं पर भी किसी और काम से, तो इनको हाइजीन का इशू आने लगा कि ये साफ़ है, यहाँ के लोग इतने गंदे हैं कि कहीं कुछ गंदे हाथ तो नहीं लगा दिए हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी पड़ी है, तो सड़क पर भी बिल्कुल नीचे देख कर चलना, अपने कपड़ों को थोड़ा ऊंचा कर चलना, इस तरीके से कोई अगर सड़क पे थूक रहा है या कुछ भी है तो उसके लिए इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाना, और धीरे धीरे इनके अंदर वो ओसीडी का पैटर्न बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गया। इसकी वजह से इन्होंने अब अवॉइड करना शुरू कर दिया। घर में ही रहना शुरू कर दिया। हस्बैंड पर भी थोड़ा लोड आ गया, अपना ऑफिस का भी और घर के कामों का भी, तो हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ा
लड़ाई होने लगी इस बात को लेकर, बच्चों पर इफेक्ट आने लगा, इनकी एंग्जाइटी और बढ़ती चली गई, घंटों घंटों तक बाथरूम में नहाना, हर चीज़ को कई कई बार जो है ना धोना, इवन अगर बच्चा बिस्किट का पैकेट भी ला रहा है तो उसका रैपर तक धो देना, बच्चा स्कूल से अगर आ रहा है तो उसको पहले घर से बाहर ही उसके ऊपर पानी डाल के जब उसको एंटर कराना और सीधा बाथरूम में भेज देना। इस तरीके की बहुत ज़्यादा इनको परेशानी आने लग गई। तो अब ये चेंज जो इनकी लाइफ में आया था वो एक्सेप्ट ना कर पाने की वजह से इनको ये सारी परेशानियां होने लग गई। तो वहाँ पर जब मैंने इनकी हिस्ट्री ली और इनसे बातचीत की तो पता चला कि इनकी मदर को भी क्लीनिंग ओसिटी है, और इनकी सिस्टर को तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेवल की क्लीनिंग ओसिटी है। और जब मदर को माइल्ड लेवल की ओसिटी थी और जो सिस्टर थी उसको बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल की क्लीनिंग ओसिटी थी, तो बचपन में इन्होंने अपने घर में भी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग को लेकर इस तरीके के एपिसोड्स देख रखे थे। और इनकी बहन भी इनके दिमाग में बार बार फीड करती थी, इनको भी जो इनकी बहन के प्रॉक्सी कंपल्शन थे उससे होकर गुजरना था। लेकिन इनका कहना था कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, मतलब मेरे को दूसरे की ओसीडी से या मेरे को कुछ ऐसे बोलते थे तो मुझे गंदगी से कोई इस तरीके की परेशानी होती नहीं थी, ये अभी हो गया अचानक से। तो मैंने अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि हमारे अंदर पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस पड़े हुए होते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है जिसे हम वाकई ही बॉडी बॉदरेशन की तरह कंसीडर करते हैं, तो वो पुरानी जो कोई ना कोई इस तरीके का हिस्ट्री अंदर होती है तो उससे वो कई बार अटैच हो जाता है। तो देखिए जैसे इनको वहाँ पर गंदगी और इनके खुद के घर में इनकी मदर और सिस्टर के एक्सपीरियंसेस से गंदगी, साफ सफाई के वहम को इन्होंने इस तरीके से देखा था। तो वो दो चीज़ें, दो अनरिलेटेड सिचुएशंस इनके आपस में जुड़ गई और इनको भी वो चीज़ जो थी वो ट्रिगर हो गई, मतलब माइंड ने वो चीज़ पकड़ ली। तो अब हमें क्या करना होता है, इनकी तो जर्नी एक अलग ही रही, इनको पूरा इस तरीके से अलग, इनका छोड़कर अब मैं आपको ये बताती हूँ डायरेक्टली सॉल्यूशंस कि क्या करना है। तो समझिए, जो भी कोई चेंज होता है चाहे वो किसी भी तरीके का हो, जैसे इनकी लाइफ में चेंज आया, या मैं एक बार ब्रीफ में एक और एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है तो उसका जॉब जो है ना वो अच्छा खासा कर रहा था, बहुत अच्छी तरीके से, अच्छा खासा उसकी 80-90,000 के करीब पर मंथ इनकम हो जाती थी, और जो कि उसकी एज के हिसाब से 23 इयर्स के लड़के के हिसाब से काफ़ी अच्छा वो अर्न कर रहा था। अब उसको साथ के साथ कुछ गाने का भी शौक था, तो वो अपने ऑफिस में थोड़ा कुछ गा कर गुनगुना कर सुना देता था तो लोग अप्रिशिएट करते थे। वहीं पर उसके कुछ कलीग्स ने उसको थोड़ा सा चढ़ा दिया कि तू बहुत अच्छा गाना गाता है, तू बढ़िया है, तुझे तो ट्राई करना चाहिए, अपना यूट्यूब चैनल खोल ले, तू उसमें सॉन्ग्स गाया कर, अपनी एल्बम बना, ये कर वो कर। और वो भी थोड़ा चढ़ावे में आ गया, वो मतलब रियलिस्टिक वे में ना सोचकर थोड़ा सा कि लोग, मतलब जो चंद लोग उसके आसपास उससे अप्रिशिएट कर रहे थे, उसके चढ़ावे में आकर उसने ये माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ ठीक है, मुझे तो मतलब अपना ही ये सिंगिंग के फील्ड में ही कुछ आगे जाना चाहिए। और उसने अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर बस सारा फोकस अपना सिंगिंग पर लगाना शुरू कर दिया। अब उसकी आवाज़ अच्छी थी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी, या उसके पास ना वो रिसोर्सेज थे और ना ही किसी तरीके से वो इतना ज़्यादा पैशनेट था कि कुछ भी कर कर वो अपने सिंगिंग के पैशन को जिए और एक सक्सेस को अचीव कर ले। वो कुछ जो उसकी अच्छी आवाज़ थी वो दूसरों का चढ़ावे का मोटिवेशन उसके सर पे चढ़ा था, जो कुछ ही टाइम बाद जब उसने कुछ गाने रिकॉर्ड कर डाले, नहीं चले और उसका हाथ तंग हो गया, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे, तो वो जो चेंज अपनी लाइफ में करना चाह रहा था, ऑल्दो उसने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया था, लेकिन ये जो लाइफ में चेंज आया उसको वहाँ पर एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और वो दिक्कत उसकी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली कोई भी चेंज करने से पहले भी और चेंज जब हो जाए तब भी हमें अपनी मेंटल हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना है, हमें सेल्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो चेंज चाहे हम अपनी मर्जी से लेकर आएँ या किसी दूसरे की वजह से हमारे जीवन में आए, चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। तो अभी समझते हैं कि चेंज से एक्सेप्टेंस के बीच में हमें क्या करना है। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है इमोशंस रेगुलेशन, माइंडफुलनेस, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस एंड डिस्ट्रेस टॉलरेंस। अब हमारा ये सेल्फ मैनेजमेंट हमारे अंदर डोमिनेंटली, आप जानते हैं कि इमोशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे इमोशंस कई बार हमें कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी बॉडी एंड माइंड का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन है। हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा हम महसूस कर रहे होते हैं, जैसा हम महसूस कर रहे होते हैं हमारे अंदर उसी का थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब
माइंड अगर जो भी सोच रहे हैं हम, तो हमारी बॉडी में सेम वही केमिकल्स का सिक्रीशन हो जाता है जिस तरीके का केमिकल सिक्रीशंस यानी कि फीलिंग्स में हम होते हैं। सो फिर यहाँ से सिग्नल सेम तरीके की थॉट को ट्रिगर करने का आता है, इसीलिए हमारे दिमाग में एक सीरीज, एक लूप बन जाता है। सो इमोशंस हम पर कई बार इतने हावी हो जाते हैं कि अगर इंटेलेक्चुअल वे में भी हम सोचना चाहें, हमें पता होता है कि वास्तविकता क्या है या कैसे हैंडल करना है, लेकिन वो जो इमोशंस हम फील कर रहे होते हैं वो हमें अलाउ नहीं करते। जैसे खास तौर से ओसीडी सफरर के साथ होता है, उन्हें पता होता है कि वास्तविकता क्या है या क्या सही है। वो कहते हैं मैम हमें पता है, लेकिन हम तब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सो इमोशंस मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझना होगा कि ये इमोशंस कैसे आपके अंदर ट्रिगर होते हैं। इमोशंस के पीछे आपका थॉट प्रोसेस होता है या फिर आपके एक्शंस होते हैं, या इससे रिलेटेड कोई प्रीवियस कनेक्टिंग इमोशन होता है। तभी तो वो इमोशन ट्रिगर होंगे आपके अंदर। या तो कोई थॉट होगा, या आपने कोई ऐसा एक्शन लिया है, या फिर उसका कोई प्रीवियस कनेक्टिंग इमोशन है, तब आप अपने अंदर कोई इमोशन फील कर रहे होते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना सीखें, उन्हें नाम देना सीखें कि वो कौन सा इमोशन है, और उसको आप नाम देकर उसको आइडेंटिफाई कीजिए। ओके कि मुझे ये फीलिंग आ रही है, जैसे मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मैं दुखी हूँ। मतलब जो भी नेगेटिव इमोशन आप फील कर रहे हैं तो उसको पहले एक्नॉलेज करिए, क्योंकि अगर आप अपने अंदर की किसी भी फीलिंग को, किसी भी थॉट को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो वहाँ पर एक अंदर जंग छिड़ी रहती है, एक बहस छिड़ी रहती है। मतलब कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पर आपके अंदर की ताकत आपको फोर्स करेगी एक्सेप्ट करने की, तो वो आपको और ट्रबल करेगी। तो पंगे मत लो, सिंपल पहले एक्नॉलेज कर लो कि आप क्या फील कर रहे हो, और एक्नॉलेज कर कर अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं बेटर कैसे फील कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं दुखी हूँ तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ, यानी कि उसका बिल्कुल ऑपोजिट इमोशन। अगर मैं फ्रस्ट्रेट हूँ तो मैं कैसे इजी नॉर्मल फील कर सकती हूँ। तो जो भी कुछ आपका इमोशन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट इमोशन आप कैसे फील कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए। जब आप अपने माइंड को इस तरीके का वर्क दे देते हैं कि मुझे फील ये हो रहा है लेकिन मुझे फील ये करना है, और इसको फील करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो फिर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं। और जब आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आते हैं तो आप उन्हें पेपर पर लिख लें। बहुत सारे लोग ना मेंटली सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब आप एक बात बताइए, आपसे कोई छोटा सा वो पूछा जाए ऐसा कैलकुलेशन कि बताओ 5 × 4 कितने होते हैं, आप आराम से बता दोगे 20 होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बड़ी सी फिगर बोल दिया जाए तो फिर क्या आप एकदम ईजीली ऐसे बता पाओगे? नहीं बता सकते। तो आपको ये समझना होगा कि कुछ चीज़ें पेपर पेन पर सॉल्व की जा सकती हैं। अगर आपको कोई बोले कि भाई 3540 को 4 से गुणा करके तुरंत बताओ कितने होते हैं, आप नहीं बता पाएंगे एकदम से। लेकिन अगर आप ये पेपर पर लिख लेंगे तो डेफिनेटली आप उसे कुछ ही मिनटों सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो हमें समझना होगा कि मेंटली हम तब करना सीखें जब हम इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर लें। जैसे कि अगर कोई बच्चा बैकस जानता है, कोई वैदिक मैथ की टेक्निक जानता है, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए मेंटली फटाफट से कैलकुलेट करना कुछ टेक्निक के जरिए आसान होता है, वो आपको आंसर बता देगा। लेकिन हर एक के बस की नहीं है ये। तो ऐसे ही पहले अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। बस दिमाग में हम सब कर लेंगे ये एटीट्यूड गलत है, तो पेपर पर लिख कर करना है। तो पेपर पर लिखिए कि मैं अच्छा फील करने के लिए क्या क्या मैं कर सकती हूँ, और फिर उनमें से जो जो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं आप जो भी इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं आप बस उसको करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप अपने एक्शंस को चेंज करेंगे तो आपके इमोशंस चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये शुरुआत में आर्टिफिशियल सा लगेगा, झूठ सा लगेगा, और ऐसा लगेगा कितने कॉन्शियस एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट करना तो पड़ेगा ही। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना कैसे सीखेंगे। तो एक्नॉलेज करिए एंड देन फिर उनको चेंज करने के लिए आप उनके ऑपोजिट एक्शंस लीजिए। तभी आप अपने उन इमोशंस का जिस लूप में आप फंसे रहते हैं उसको आप ब्रेक कर पाएंगे। इसकी बहुत सारी और भी टेक्निक है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक एक टेक्निक ही बता रही हूँ आपको। माइंडफुलनेस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आर्ट। तो अब इसके लिए आप
जहाँ पर भी जिस भी प्लेस में है या जो भी आपकी लाइफ में चेंज आया है उसके लिए माइंडफुल हुइए, अपने थॉट्स के बारे में अवेयरनेस लेकर आइए, आपके जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके बारे में आप अवेयरनेस लेकर आइए। आप माइंडफुल होइए कि जो चेंज है या तो परमानेंट है या टेम्परेरी है। जब आप एक परमानेंट चेंज आपकी लाइफ में आ गया है तो आप जब माइंडफुल होते हैं उस परमानेंट चेंज के बारे में, तो आप देखिए कि आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, उसके बारे में आप माइंडफुल हुई कि क्या लगातार आप जानते हैं कि ये रियलिटी है और चेंज नहीं हो सकता, फिर भी आप नेगेटिव सेल्फ टॉक के लूप में हैं आप, तो उसको चेंज कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस बढ़ाकर, माइंडफुलनेस बढ़ाकर ही हो सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ ये आती है कि हम जो चेंज हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम माइंडफुल हो जाते हैं कि चेंज टेम्परेरी है या फिर ये परमानेंट है, और हम अपनी फीलिंग्स के बारे में भी माइंडफुल हैं, हम अपने थॉट प्रोसेस के बारे में भी माइंडफुल हैं, तो वहाँ पर उस माइंडफुलनेस, इस जो इंक्रीज्ड अवेयरनेस है, उससे बेसिकली हम अपने इमोशंस को ओवरवेलमिंग होने से रोक देते हैं। साथ ही साथ आप जो थॉट या कोई जो इमोशन है आप पे हावी होने की कोशिश करता है, तो आप पहले ही ऑब्जर्वर फॉर्म में आके एक दृष्टा भाव से उसको पकड़ लेते हैं और उसको डैमेज नहीं करने देते। तो अब ये माइंडफुलनेस को इंक्रीज करने के लिए आप 5 सेंसेस की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो इस सब से आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लगातार आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। आप इस तरह से भी माइंडफुल हो सकते हैं कि जिस तरीके से आपकी लाइफ में जो चेंज आया है उसके आप बेनिफिट्स के बारे में अवेयर हो जाइए। आप देखिए कि हर चेंज जो शुरुआत में अनकंफर्टेबल भी लगता है, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं भी हुआ होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव पार्ट छुपा हुआ होता है। जब आप माइंडफुल होंगे, अपने उन इमोशन से डिस्कनेक्ट होंगे आप, मतलब आपके चश्मे की धूल आप साफ कर लेंगे, जब भी तो आप सामने क्लैरिटी से देख पाएंगे। तो वो माइंडफुलनेस वही आर्ट है जिससे आप जो है ना अपने अंदर वो इमोशनल डर्ट को क्लीन कर कर आप जो नया चेंज आपकी लाइफ में आया है उसका पॉजिटिव पार्ट देख पाएंगे। तो माइंडफुलनेस के लिए आप बेसिकली 5 सेंसेस की एक्सरसाइज कीजिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी करिए। इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो 5 सेंसेस की एक्सरसाइज और मेडिटेशन कैसे करते हैं इसका मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर अपनी ऐप पर अपलोड कर दूंगी, तो आप कमेंट कर कर मुझे बता दीजिएगा कि अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं अपने आप, तो मैं ज़रूर आपकी मदद करना चाहूँगी। इस तरह से मैं कर दूंगी और ऐप पर वो सब आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होगा। ओके, सो माइंडफुलनेस इस तरीके से कर सकते हैं, और माइंडफुल रहना है आपको वहाँ की पॉजिटिव इवेंट्स के लिए, जो भी अब कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड ऑफ चेंज, उसके लिए आपको होना है। ओके, सो ये करना है। इसके अलावा इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। अब देखिए, हम सभी लोग तो ना आसपास लोगों से घिरे हुए रहते हैं, चाहे वो परिवार के हों या हमारे जॉब पर हो या कोई भी हो। सो वहाँ पर हमारे साथ कोई ना कोई लोग रहते हैं। अगर हम अपनी कुछ अच्छी स्किल्स का सहारा लेकर, या फिर हम लोगों के साथ थोड़े अपने इमोशंस को शेयर कर कर, या उनसे नया बॉन्ड डेवलप कर कर, या कुछ ऐसे हेल्पर्स जिनकी हेल्प हम सीख कर सकते हैं और इस चेंज को बेटर चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो चेंज हमारे अंदर अनकंफर्टेबल है और हमें नहीं लग पा रहा कि कुछ भी करने से हम इस चेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो हम कैसे कोई ऐसा रिवर्स गियर मार सकते हैं, कोई ऐसा बैक स्टेप कैसे ले सकते हैं जिससे कि बिना किसी डैमेज के हम फिर से एक अपने उस जोन में पहुंच जाएं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हम इंटरपर्सनल स्किल्स अगर अपनी अच्छी तरीके से यूज़ करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई चेंज आएगा, मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छे से आप कुछ नुकसान की तरफ, बुरे फेज की तरफ जाएंगे, तो बेसिकली उस टाइम पर आपका खुद का इमोशनल मैनेजमेंट और साथ के साथ आप बाकी लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे चेंज के टाइम पर लोग अपने इतने नेगेटिव इमोशंस में होते हैं कि वो अपना बॉन्ड भी दूसरे लोगों के साथ खराब कर लेते हैं। मान लीजिए मैं चिड़चिड़ाई भी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, तो दूसरों पर अगर मैं झल्लाऊंगी तो वो एक बार कोई बर्दाश्त कर लेगा, वो भी अपना कोई खास इंसान, लेकिन हर बार कोई थोड़ा ना बर्दाश्त कर लेगा। अपने ही नहीं बर्दाश्त करेंगे तो दूसरा तो कोई क्यों ही बर्दाश्त करेगा। लेकिन जब इंसान अपने सेल्फ मैनेजमेंट में फेल हो जाता है तो अपने नेगेटिव इमोशंस की वजह से दूसरों के साथ खराब बिहेवियर करने लग जाता है। अब जैसे उस लेडी का भी मैंने बताया था, तो वो खुद भी इतना परेशान रहती थी, खुद भी घंटों घंटों नहाती थी, बच्चा भी अगर स्कूल से आया तो बाहर ही उसके ऊपर बाल्टी डाल दी और फिर उसे सीधा बाथरूम में खींच के ले गई, वहां पे वो सब करा। तो यू नो लाइक ये सब चीजें दूसरों को भी टॉर्चर करने वाली हो गई हैं। मतलब
अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस की वजह से दूसरों को भी हम सफ़र कराते रहते हैं। तो इस टाइम पर हमें अपने अंदर एक इस तरीके का कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट करते रहना है कि ये जो चेंज है ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, ये मेरे अंदर के पर्सनल इमोशंस, मेरे अंदर के ये पर्सनल थॉट प्रोसेस है, इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकती। आपको लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको उनको एम्पैथाइज करना पड़ेगा कि जिस तरीके से आप चेंज में इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं, वैसे ही ये डिस्कम्फर्ट किसी दूसरे को भी हो सकता है। और दूसरे की वजह से अगर ये चेंज आया है तो वो आपको कोई टॉर्चर करने के लिए ज़बरदस्ती ये चेंज आपकी लाइफ में नहीं लाया है। और अगर आपने खुद किया चेंज और फिर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अपने आप के साथ भी थोड़ा जेनरस रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इंसान है ना भाई, आपसे भी तो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन कभी हो सकते हैं। तो खुद से जेनरस रहिए और ये ध्यान रखते हुए कि आपके इस तरीके से डिप्रेस हो जाने से, आपके इस तरीके से बीमार हो जाने से आपके अपनों पर कितना नेगेटिव असर पड़ेगा। सपोज आप इतना डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे उस लड़के ने जिसने अपना सिंगिंग में करियर बनाने की वजह से अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया था, वो इतना डिप्रेस हो गया था, उसको लगता था कि मेरे जीवन बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ऐसे में वो अपने माँ बाप के बारे में, अपने भाई बहन, किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, वो जस्ट अपने बारे में सोच रहा था। तो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में अगर हम सोचेंगे, उस टाइम पर भी लोगों के साथ जेनरस होकर पेश आएंगे, थोड़ा हम अगर किसी ऐसे अनकंफर्टेबल जोन में हैं जहाँ पर हमें लोगों की ज़रूरत है, तो आप ज़रूरत पे किसी की मदद पोलाइट होकर ही तो मांग सकते हैं, उस पर अकड़ अकड़ के थोड़ी ना मांग सकते हैं। तो कई बार हम अपना सेल्फ मैनेजमेंट करने में जब फेल हो जाते हैं तो बेसिकली हम आसपास के लोगों के साथ भी गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो हम यहाँ पर इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस का भी ध्यान रखेंगे। तो वो जो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस होती है, ये बेसिकली आपका इमोशनल क्वेश्चन बताती है कि आप कितना ज़्यादा इमोशनली स्टेबल हैं, कि कोई भी चेंज या डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो कितना जल्दी आप पैनिक हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली अपना सेल्फ मैनेजमेंट के साथ साथ यहाँ पर अदर्स के साथ जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो भी आ जाता है। इंटरपर्सनल स्किल्स अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, जिसमें कैसे हम इंटरपर्सनल स्किल्स में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवनेस, दूसरा होता है सेल्फ का मैनेजमेंट, और तीसरा होता है इसमें अदर्स के लिए एम्पैथी। अगर आप चाहेंगे कि इस वाले जोन को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है ना आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसकी वजह से आप कई बार अगर ये आप इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं मैनेज, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा और अकेला फील करते हैं और आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि लोग फिर आपको आपके बिहेवियर की वजह से सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आप चाहेंगे कि इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर मुझे बताना पड़ेगा, ताकि टीम मेरे तक मैसेज पहुंचा सके और मैं आपके लिए जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस टॉलरेंस। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस फील हो रहा है तो बेसिकली क्या है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। उस टाइम पर इमिडिएटली कोई भी एक्सरसाइज, किसी भी तरीके का मेडिटेशन करने भी बैठते हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है। तो कई बार इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस आप फील कर रहे होते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इमिडिएटली सबसे पहले आप ये तो सब इतना सब कुछ समझ ही चुके हैं, तो जब इतना ज़्यादा आपको डिस्ट्रेस हो रहा है तो आप ना ये सोच कर चलिए कि अगर ये कंडीशन ऐसे ही रही और मैं ऐसा ही फील करती रही तो वर्स्ट क्या हो सकता है मेरी लाइफ में, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। जब आप एक बार बुरे से बुरा कि अगर मैंने अपने आप को नहीं चेंज किया और तो मेरी लाइफ में क्या और बुरे से बुरा हो सकता है, जब वो आप लिखेंगे, देखेंगे कि इसके एक्सट्रीम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यही हो सकते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा फियर ट्रिगर होगा। अब ऑलरेडी आप इतने एंग्शियस, पैनिक या किसी ऐसे नेगेटिव जोन में हैं और उस टाइम पर वहाँ पर आपको एक फियर आएगा कि तो वो आपको उस टाइम वाला फियर थोड़ा रुकने में मदद करेगा कि नहीं, ऑलरेडी बहुत ख़राब चल रहा है, इससे ज़्यादा मुझे और ख़राब नहीं करना है। तो वहाँ पर आपको अवेयरनेस आ जाएगी। इस अवेयरनेस के आते ही आप एक्सेप्टेंस की तरफ फाइनली बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्टेंस से पहले रेडिकल एक्सेप्टेंस का। अब एक बार में सोचने पर ये एक्सेप्टेंस वाले जोन में एकदम से शिफ्ट नहीं होते हैं, तो डिस्ट्रेस टॉलरेंस के लिए एक रेडिकल एक्सेप्टेंस है। रेडिकल का मतलब होता है होल, और एक्सेप्टेंस का मतलब तो आप जानते हैं स्वीकारना, पूरी तरह से स्वीकार लेना किसी भी चीज़ को। तो इसमें बेसिकली
अगर हम नहीं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते तो टिपिकल थिंकिंग डेवलप होती है। जैसे उस लेडी की टिपिकल थिंकिंग थी, क्या ज़रूरत थी यहाँ पे ट्रांसफ़र लेने की, कुछ कह नहीं सकते थे, कुछ ले दे के कर लेते। इंडिया में तो सब काम ले दे के भी हो जाता है। इनको इतनी अकल नहीं है कि हम किस सिटी से कहाँ हैं, हमें कुएं में ला के डाल दिया, यू नो लाइक इस तरीके की टिपिकल थिंकिंग डेवलप हो रही थी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ था और वो उनको पसंद नहीं आ रहा था। तो जब टिपिकल थिंकिंग इस तरीके से डेवलप होगी तो लगातार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहेंगे। तो उसको वापस से जोन में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेडिकल एक्सेप्टेंस। रेडिकल एक्सेप्टेंस में बेसिकली जो आप अभी फील कर रहे होते हैं, जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, उसे नोटिस कर कर आप उसे डिस्कार्ड करने के लिए इस तरीके से ऐसे बोलते हैं कि ये चेंज मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, मुझे बिल्कुल सख्त नापसंद आ रहा है, मुझे हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो रही है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अगर मेरे हस्बैंड कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं लेते, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर फैमिली, और वो हमें यहाँ पे टॉर्चर करने के लिए तो लाए नहीं हैं, और अब यहाँ आ ही गए हैं तो फिर यहाँ पर भी हमें अच्छी तरीके से एडजस्ट होना है। मैं समझ रही हूँ कि मुझे दिक्कत आ रही है, लेकिन एडजस्ट तो यहाँ पर करना ही है। हम बाहर साफ सफाई नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम अपने घर को तो नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। और बाहर अगर हम जाते भी हैं, एक्सपोज करते भी हैं, तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि गंदगी से थोड़ा बच के रहें और आकर अपनी एक नॉर्मल हाइजीन को मेंटेन करें। तो जब आप बार बार इस तरीके से, रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है आप रियलिस्टिक थिंकिंग से रीइंफोर्स कर करके धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना सीख जाते हैं, इसमें आप और भी तरीके लगा सकते हैं। आप अपनी सेंसेस को सूद करने के लिए, जो ऑलरेडी माइंडफुलनेस में भी कवर हो जाता है, सो वो भी डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स में माइंडफुलनेस की भी टेक्निक्स आती हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए आप मेंटल एक्सपोजर भी कर सकते हैं, क्योंकि रियल एक्सपोजर एकदम से आपसे नहीं हो पाता, तो आप मेंटल एक्सपोजर कर कर अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे आप एक ट्रांस स्टेट करें, जैसे हिप्नोसिस में हम करवाते हैं ट्रांस स्टेट एंड उसमें मेंटल एक्सपोजर कराते हैं, तो यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने एक कुछ भी पॉजिटिव अच्छी सी जगह को इमेजिन किया, कोई बीच का किनारा या कहीं पर भी कोई ब्यूटीफुल गार्डन, और अपने आप को कुछ कंफर्टेबल फीलिंग्स थी। अब क्योंकि ये बड़ी डिटेल है, ऑलरेडी वीडियो मेरा लंबा हो ही जाता है, तो मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपको कुछ भी ऐसे गाइडेड इमेजिनरी या प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन का सहारा लेकर अपने आप को एक थोड़ा रिलैक्सेशन वाली स्टेट में पहुंचाना है। फिर उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि आप उन्हीं सड़कों पर, जैसे मैं उस लेडी का एग्जांपल दे रही हूँ कि वही सड़कें हैं, वहीं पर गंदगी पड़ी हुई है, कहीं पर गाय का गोबर पड़ा हुआ है, कहीं पर कुछ पॉटी पड़ी हुई है, कहीं पर कुत्ता लेट रहा है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, वहीं पर वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपको जस्ट अपने माइंड में इमेजिन करना है कि आप वहाँ पर जा रहे हैं और आपकी आंखें नोटिस कर रही हैं कि वहाँ पर वो गंदगी है, ठीक है। अब आपको थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसके साथ धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। आपको वो गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन आप ये भी समझ रहे हैं कि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर बस अपने आप को बचाकर धीरे धीरे वहाँ पर, क्योंकि आप रहते हैं, आपको जाना है, आप वहाँ जा रहे हैं, और अपनी उसी इमेजिनेशन में आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी एंग्जाइटी हर दिन कम होती जा रही है, आप बेटर फील कर रहे हैं। तो इस तरह से मेंटल एक्सपीरियंसेस दे देकर भी आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो इससे क्या है, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस आप फील करते हैं, तो वो ग्रेजुअली कम हो जाएगा, और मैक्सिमम आप देखेंगे कि 30 डेज के अंदर आपके अंदर वो सारा जो स्ट्रेस, पैनिक, जो ऑब्सेसिव लूप से वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप उन सब चेंज के लिए एक्सेप्टेबल वाले जोन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप चेंज से लेकर यहाँ पर एक्सेप्टेंस वाले मोड में आ जाते हैं। तो आना तो पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी आए। तो इस तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट कर लीजिए, तो हर चेंज आपके लिए कुछ ही टाइम में कंफर्टेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ आपकी क्वेरी रह जाए तो अब आप कमेंट पर पोस्ट कीजिए, क्योंकि अब मेरी टीम आपके कमेंट, हर कमेंट का रिप्लाई करेगी। आप जिस भी टॉपिक पे चाहेंगे वीडियो बनाना, तो डेफिनेटली वो जल्दी से आपकी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाएगी, और मैं एज सुन एज पॉसिबल आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही मेंटली फिट रहें, और आपको भी इसमें मेरा साथ देना है। तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और कमेंट कर मुझे भी बताइए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं।